पेशेंस आईएएस आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एजेंडा है आज का। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो फ्रंट पेज की न्यूज़ है। कुलभूषण जाधव के ऊपर भी फ्रंट पेज की न्यूज़ है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एडिटोरियल है प्रेडिक्शन पैंडेमिक एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है इक्वल ट्रीटमेंट, ये भी एडिटोरियल है। उसके अलावा ये जो न्यूज़ है ये टर्की के बारे में है, हागिया सोफिया से रिलेटेड है, तो ये भी न्यूज़ में रहा है। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पोस्टल बैलेट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चाबहार पोर्ट के बारे में न्यूज़ है ईरान के, तो ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये लगातार डेली रेगुलर जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं एग्जाम में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रैवल बैन हुआ है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, टिके मेंबर्स के ऊपर, यूएस ने किया है, तो ये एक न्यूज़ में है। उसके अलावा आज से हम डेली द हिंदू में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रही होगी लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी भी हमारा डेली एक छोटे छोटे टॉपिक डेली हम जो भी न्यूज़ में रहते हैं वो कवर करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं जो डेली किसी वजह से न्यूज़ में हो। तो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किसी वजह से न्यूज़ में है, वो रीज़न आपको पता होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग द डॉट्स, कैसे रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ कैसे होता है रियल लाइफ में, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये राजस्थान में जो वहाँ की विधानसभा में जो भी चल रहा है, वहाँ के स्पीकर ने नोटिस जारी करा है सचिन पायलट और 18 एमएलए को, तो उसको लेकर न्यूज़ में था, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा द हिंदू का ये फ्रंट पेज है जिसमें फ्रंट पेज की न्यूज़ है रेबल राजस्थान एमएलए मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट स्पीकर्स नोटिस। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका वर्डिक्ट क्या आया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर से रिलेटेड है। वायरस केसेस इंडिया में 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं और डेथ 25,600 क्रॉस कर चुकी है। न्यूज़ है तो इसके नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने, किसने किसको नोटिस भेजा, कितने एमएलए थे, ये एग्जाम में कभी नहीं आता। बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। उसके अलावा ये फ्रंट पेज की ये भी न्यूज़ है, ट्विटर के कुछ अकाउंट्स हैक हुए हैं, जैसे एलोन मस्क का, जो बिडेन का, ठीक है, बिल गेट्स के अकाउंट हैक हो चुके हैं ट्विटर में, तो ये एक न्यूज़ में है। तो एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। उसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इंडिया में काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है, ये एक फ्रंट पेज की न्यूज़ है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा कुलभूषण जाधव के ऊपर न्यूज़ है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में आते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इंडिया में 113, मतलब 2016 से 18 में 113 हो चुका है, जबकि उससे पहले 15 से 17 2 साल में 122 था, उससे पहले 130 था, तो रिड्यूस होता जा रहा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में हम देखते हैं कि पर 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन में कितनी वुमेन्स की प्रेगनेंसी की वजह से डेथ होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 है, तो इसका मतलब 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन में से 113 वुमेन की ऑन एन एवरेज डेथ हो जाती है ड्यू टू प्रेगनेंसी। रीजन ड्यू टू प्रेगनेंसी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, किसी और वजह से हो रही है। रीजन ड्यू टू प्रेगनेंसी होना चाहिए, तभी वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में काउंट होता है। ठीक है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, प्रेग्नेंट वुमेन की जो डेथ होती है प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ में। ठीक है, तो 1 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन है, 1 लाख जो लाइव बर्थ होती है, उनमें कितने की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, ये इसमें देखा जाता है। तो वो रेशियो रिड्यूस होने का मतलब है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही हैं, न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हो रहा है, अवेयरनेस भी लोगों की बढ़ाई जा रही है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हम इस सेक्टर में इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है और एग्जाम में कई बार आया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? जो 1 लाख, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में ये जो मैटरनल डेथ देखते हैं ये पर 1 लाख देखी जाती है, 1000 देखी जाती है, 1 पर 100 देखी जाती है। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं पर 1000 के साथ, क्योंकि अगर हम मेल फीमेल रेशो देखें तो पर 1000 देखा जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशो या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो अगर हम देखते हैं वो भी पर 1000, सारी चीज़ें पर 1000 देखी जाती हैं। बस ये एक एक्सेप्शन है एमएमआर,
यहाँ पर लाख देखा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर MMR के बारे में आया तो ये पर लाख देखा जाता है, बाकी सब पर 1000 देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट हैं, SDG। ये 2015 से 2030 तक के लिए पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं, 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे 8 MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2000 से 2015 के लिए थे। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स बनाए, ठीक है, और उसी में से एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। हालांकि इन 17 गोल्स की बात करें तो उसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, अलग अलग डिजीजेस को लेकर भी है, पॉवर्टी को ख़त्म करने को लेकर है, तो बहुत अलग अलग तरीके के, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर है, वाइल्ड लाइफ को लेकर है, तो अलग अलग तरीके के 17 गोल्स हैं उसमें। तो उनमें एक अगर हम बोले तीसरा गोल, हर गोल में हर टारगेट 3 में अलग अलग क्लॉज हैं 1 2 3, तो 3.1 का मतलब है टारगेट 3 क्लॉज 1, ठीक है। तो उसमें ये बोला हुआ यूनाइटेड नेशन का एम है रिड्यूस करना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइफ बर्थ, 70 से कम करना है, और हमारा अभी 113 हो चुका है। तो हम इसको ये बोल रहे हैं कि एक हेल्दी ट्रेंड है। तो ये आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आ चुका है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ठीक है। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड करते रहते हैं, वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। उसके अलावा हमारा इक्वेशंस IAS ऐप है, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें UPSC का भी कंप्लीट कोर्स है, बैंक SSC का भी कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, ओनली क्वांट के भी कंप्लीट कोर्स आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो कुलभूषण जाधव का केस जो था, कुलभूषण जाधव के बारे में जो न्यूज़ है उसमें हमारे पास अगर देखिए बोला क्या है, पाक डिड नॉट अलाउ फ्री एक्सेस टू जाधव। इंडिया ने कहा है कि जाधव से मिलने के लिए हमें फ्री एक्सेस नहीं दिया गया। तो पहले कुलभूषण जाधव कौन थे समझ लेते हैं। कुलभूषण जाधव एक इंडियन थे जिन्हें मार्च 2016 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान प्रोविंस से अरेस्ट किया था, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन हम ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें ईरान से पकड़ के लेके गए, ठीक है, ईरान से अरेस्ट करके गए, और ही रिपोर्टेडली एंटर्ड फ्रॉम ईरान, कि वहाँ की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का कहना यह है कि उन्होंने ईरान से पाकिस्तान में एंटर करा, बलूचिस्तान प्रोविंस में, वहां पर वो जासूसी कर रहे थे और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ऐसा पाकिस्तान का आरोप है कुलभूषण जाधव के ऊपर, और उन्होंने अरेस्ट किया है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाया था, ठीक है। तो हमारा कहना यह है कि कुलभूषण जाधव स्पाई नहीं है, जासूस नहीं है, वो तो एक इंडियन है जो ईरान में काम कर रहा है। तो हमें कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए। कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब है हम कुलभूषण जाधव से मिल पाए फ्रीली, लेकिन उन्होंने हमें कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया। हम फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स में, हेग नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स, ये भी कई बार आया हुआ है। तो नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव के एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लगा देता है, जो डेथ सेंटेंस पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने दी थी। और फिर उसके बाद हमें ये पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए इंडिया को कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए। तो ये एक न्यूज़ थी कुलभूषण जाधव की। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सुलर एक्सेस जब दिया तो उन्होंने कंडीशंस के साथ हमें दिया। हमारा कहना ये है कि विदाउट एनी कंडीशन हमें दिया जाए, अनकंडीशनल कॉन्सुलर एक्सेस होना चाहिए। इसका मतलब ये है, कंडीशंस क्या हैं, जब कुलभूषण जाधव से मिलने दिया जा रहा है, बीच में शीशा है, ठीक है, कुलभूषण जाधव में ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, और बहुत सेलेक्टेड हाँ या ना में जवाब दे रहा है, बहुत कम बोल रहा है कुलभूषण जाधव, ठीक है। तो इसका मतलब है उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ठीक है, उसे बताया जा रहा है इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, एक एक शब्द की रिकॉर्डिंग हो रही है, कुलभूषण जाधव क्या बोल रहा है। तो कैमरास लगे हुए हैं, बीच में शीशा है, और फोन से बात करनी है, तो ऐसे अगल बगल में बैठ के मिलना अलाउड ही नहीं है।
तो हमारा कहना यह है कि फ्री एक्सेस दिया जाए। इतनी सारी कंडीशंस के साथ एक्सेस से हम कैसे बात कर पाएंगे कुलभूषण जाधव से? तो ये हमारा एक पॉइंट है, हमारा एक स्टैंड है, ठीक है। तो जुलाई 2019 में भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने बोला है इफेक्टिव रिव्यू और कंसिडरेशन के लिए कुलभूषण जाधव के कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस को लेकर और कॉन्सुलर एक्सेस को लेकर पाकिस्तान को बोला है। तो ये एक न्यूज़ में रहा है, इंडिया का आरोप है कि हमें कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। ये एक एडिटोरियल है प्रेडिक्शंस पैंडेमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर। तो ऑथर इसमें दो बातों पे ज़्यादा जोर दे रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी दो खासियत होती हैं। पहला, फर्स्ट इज द कैपेसिटी टू एंटिसिपेट इवेंट्स एंड टेंडेंसी, ठीक है। पहला कि हम कुछ अंदाजा लगा लेते हैं कि एंटिसिपेट कर लेते हैं इवेंट्स की ऐसा कुछ होने वाला है और हम फ्यूचर में उसके शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स अकॉर्डिंगली बना सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हमें अपने ऊपर हम कभी अपने ऊपर सस्पेक्ट नहीं करते किसी भी बात को लेकर। मतलब अगर हमारे अंदर कोई काबिलियत है, मान लिया कि जैसे मान लो कि आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर कोई रीज़न नहीं लगेगा कि भाई मेरी ज्योग्राफी तो खराब है। रीज़न तब हमें नज़र आता है कि नहीं हमारी ज्योग्राफी तो बहुत खराब है जब हम दुनिया में देखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से पता चलने लगा कि अरे लोगों की ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी है या लोगों की हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब हम दूसरों को देखते हैं, टेक्नोलॉजी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें असलियत का पता चलता है। जब तक हम बाहर दुनिया को नहीं देखते तब तक हमें लगता है हम ही बेस्ट हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। तो ये एक ह्यूमन जो है हैबिट है। जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक हमें सब कुछ ठीक लगता था। इंटरनेट आने के बाद हमें अपने अंदर या अपने स्किल्स को लेकर या किसी बात को लेकर बहुत सारी कमियां नज़र आने लगी और हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने लगे। तो इसमें उसके अलावा ऑथर का कहना यह है कि जो सार्स वायरस है जैसे कोरोना है वो सार्स फैमिली का है। 2002 से 2004 के बीच में चाइना में सार्स के बहुत सारे 5000 से ज़्यादा केसेस थे। 5000 तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी सार्स वायरस को पूरा स्टडी करा है तो उन्हें अंदाजा था कि ऐसी एपिडेमिक आ सकती है जैसे कोरोना की है। तो उन्होंने पहले ही वर्ल्ड कम्युनिटी को पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, आपको ऑलरेडी तैयारी करके रखनी है। जैसे कोरोना वायरस सार्स वायरस है, उसी फैमिली का एक कोरोना वायरस आ सकता है कोविड-19, जिससे पूरी दुनिया के लिए जो खतरा हो सकता है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहले से इम्प्रूव करके रखनी है। जिन्होंने सार्स को स्टडी किया था उनका ये कहना था, लेकिन किसी भी कंट्री ने इस चीज़ की तैयारी नहीं करी। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि पब्लिक या गवर्नमेंट उन चीज़ों में कभी पैसा नहीं लगाती जिसमें उन्हें क्विक रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। क्योंकि अगर सार्स को स्टडी करने वाले लोगों ने ऐसा कहा है तो उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बहुत पैसा लगाना होता कंट्रीज़ में। वो केवल एक प्रिडिक्शन थी, उसके बेसिस पे बहुत पैसा लगाते और उसमें कोई तुरंत रिटर्न्स भी नहीं आने, तो पैसे की बर्बादी कंट्रीज़ को लगती, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी कंट्री ने पहले से तैयारी नहीं करी। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने ज़रूरत नहीं समझी ऐसी कुछ तैयारी करने की, उन्हें जो जैसे हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी तो ऑलरेडी इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। जैसे यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, तो इन्हें लगता था हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे यहाँ पहले ही बहुत अच्छी है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोरोना के इतने सारे केसेज आ गए कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ही क्रैश होने के कगार पे ज़्यादातर कंट्रीज़ का आ गया, ठीक है। तो ये इस एडिटोरियल में कहा है। नोट्स बनाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा कंटेंट मिल जाता है और आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं कि क्या ऑथर कह रहा है, आपकी ओपिनियन भी डेवलप होती है। तो इसीलिए एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे SC ST हो चाहे डिसेबल्ड लोग हों।
क्योंकि हुआ क्या, 2012 में हाई कोर्ट ने एक यूनिवर्सिटी ने अलाउ करा था कि जो SC ST के एडमिशन होते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन का 10% कंसेशन दिया था SC ST को। मान लिया कि जैसे एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है 60%, और उसमें बोला SC ST जो है 50%, अगर 10% का कंसेशन है उनका, अगर उनके 50% भी है तो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 5% कंसेशन केवल डिसेबल्ड जो एप्लीकेंट्स हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनको दिया। तो ये जो डिफरेंशिएशन था, हाई कोर्ट का कहना ये था, ये डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि डिसेबल्ड लोग भी सोशली बैकवर्ड होते हैं। ये हाई कोर्ट का कहना था 2012 में। या तो दोनों को 5% या तो दोनों को 10%, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो ये 2012 का जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बिल्कुल सही वर्डिक्ट था। तो ये एक एडिटोरियल है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास न्यूज, ये एक न्यूज में रहा है रिकॉन्करिंग कॉन्स्टेंटिनोपल। ये है क्या, पहले आपको समझना पड़ेगा। इसमें हागिया सोफिया की हिस्ट्री, हागिया सोफिया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, परसों भी हमने बात करी थी, उससे पहले भी ये न्यूज़ में रहा था। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं, इसे पढ़ना है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें, अपना नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें। मैं सारे के सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। उसके अलावा हमारे पास देखिए इसमें बोला क्या है हागिया सोफिया के बारे में। हागिया सोफिया जो है, जब वहां पर रोमन एम्पायर था, क्रिश्चियन रोमन एम्पायर था, तो उस समय हागिया सोफिया एक चर्च हुआ करता था 1532 AD का बना हुआ। फिर वहां पर जैसे इस्लाम फैला, तो इस्लाम फैलने की वजह से वहां पर ओटोमन एम्पायर आया। ओटोमन एम्पायर ने उस चर्च को कन्वर्ट करा मस्जिद में 1453 AD में। फिर 1934 में वहां पर रिपब्लिक ऑफ टर्की बना, ठीक है। ओटोमन एम्पायर खत्म हुआ, रिपब्लिक ऑफ टर्की बना, और फिर रिपब्लिक ऑफ टर्की जब वो बना तो उस मस्जिद को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ना तो उसे वापस चर्च बनाया गया, ना उसे मस्जिद रहने दिया गया, उसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये शो करने के लिए कन्वर्ट किया गया, पब्लिक को दिखाना चाह रहे थे, दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हम एक सेकुलर कंट्री हैं और सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। इस वजह से हम उसे वापस म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोबारा वापस चर्च में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो सके, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वहां पर एक कोर्ट वर्डिक्ट के बाद से, कोर्ट वर्डिक्ट में ये कहा गया कि 1934 का जो ऑर्डर है म्यूजियम का, वो रद्द किया जाता है। तो उसके बाद वहां के टर्की के प्रेसिडेंट ने अनाउंस करा है कि उस म्यूजियम को वापस हम मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हागिया सोफिया हमारा है इस्तांबुल में। इस्तांबुल को पहले हम ये बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, तो हम ये बोलते थे पहले, अब उसे इस्तांबुल बोलते हैं। तो ये कहा जाता है वहां पर जो इस्तांबुल में रूल करता है वही टर्की में रूल करता है। और इस समय इस्तांबुल में टर्की की जो अपोजिशन पार्टी है वो इलेक्शन जीती हुई है। तो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनका टारगेट ये है कि हम इस्तांबुल में भी वोट बैंक ले पाए और पूरे टर्की में भी ले पाए। तो ये एक तरीके की अपीजमेंट पॉलिसी है, लोगों को खुश करने का एक तरीका है, ताकि लोगों से वोट लिए जा सके हागिया सोफिया को दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट करने को लेकर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये बार बार डेली रेगुलर बेसिस में न्यूज में आ रहा है। एग्जाम में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में आ सकता है टर्की की कैपिटल क्या है, हो सकता है हागिया सोफिया के बारे में ना आए, हागिया सोफिया के बारे में भी आ सकता है कि वो कहाँ है, लोकेशन इस्तांबुल में है, टर्की में। ऐसा भी आ सकता है टर्की की कैपिटल क्या है, तो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस्तांबुल, तो टर्की की कैपिटल अंकारा है, इस्तांबुल नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी चीजें ही एग्जाम में आती हैं जो न्यूज में रहती हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा, काफी इंपॉर्टेंट।
उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है नो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर वोटर्स अबव 65। ये न्यूज़ क्या है, पहले तो आपको पोस्टल बैलेट फैसिलिटी समझनी पड़ेगी। पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जैसे अगर हम बोले आर्मी या पुलिस में जो रहते हैं इंडिविजुअल्स, अब जो आर्मी में बॉर्डर्स में ऑलरेडी हैं तो वो इलेक्शन के टाइम पर वोट कैसे करेंगे, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी होती है। उनको वहाँ पर पोस्टल बैलेट बांट दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टल बैलेट दे देता है। फिर उन्होंने अपने बैलेट पेपर में स्टैंप लगा के उसको पोस्ट करके मेल से बाय मेल, ठीक है, उसे पोस्ट करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर जो वोट है वो मेल के थ्रू जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें बटन दबा के वोटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो बॉर्डर में है, आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में या पुलिस फोर्सेज में या जो इमरजेंसी सर्विसेज में है, वो इस तरीके से वोटिंग करते हैं। और इस समय क्या है, जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी दी जा सकती है, पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या पोलिंग बूथ में जाकर वोट डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने पोस्टल बैलेट में वोट डालकर उसे फोल्ड कर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्टल बैलेट फैसिलिटी है। तो रिसेंटली हुआ क्या था, लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करा था कि ये जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी है ये 80 साल के से ऊपर के जो लोगों के लिए थी, ये अब हम 65 से ज्यादा के लोगों के लिए भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने ऐसा एक ऑर्डर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि नहीं, केवल पोस्टल बैलेट फैसिलिटी केवल 65 से ज्यादा के लोगों के लिए ही होगी। और लॉ मिनिस्ट्री का ऐसा कहना ये था क्योंकि बिहार में अक्टूबर 2020 में इलेक्शंस हैं विधानसभा के, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐसा ना करने का रीजन 80 साल की उम्र, 80 जो ईयर्स की एज लिमिट थी, उसे 65 तक लेकर आने के पीछे रीजन ये था कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। मतलब उसके लिए बहुत सारी चीजें होंगी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी चाहिए ताकि फ्री और फेयर तरीके से पोस्टल बैलेट फैसिलिटी से वोट दिया जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि नहीं, वो फैसिलिटी केवल 80 साल से ज्यादा के लोगों के लिए रहने वाली है। तो ये एक न्यूज में रहा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास ईरान हैड गॉन साइलेंट ऑन रेल प्रोजेक्ट। इंडिया का कहना यह है, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ईरान में जो चाबहार पोर्ट था उसके ऊपर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इंडिया का कि चाबहार पोर्ट के थ्रू एक रेलवे लाइन, चाबहार रेलवे लाइन भी डेवलप की जाएगी जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाएगी और सेंट्रल एशिया में ट्रेड कर सकेंगे। तो अब न्यूज़ में ये आया है क्योंकि ईरान ने हमें चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है, और ईरान और चाइना के बीच में लगभग $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का एक डील, स्ट्रेटेजिक डील साइन भी है। तो अब ईरान और चाइना के बीच में काफ़ी दोस्ती बढ़ रही है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि डील उनकी लगभग फाइनलाइज हो चुकी है और ईरान ने इंडिया को किनारे करा चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो ईरान ने फिर हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, रीजन ये बताया था हमें बाहर करने के कि इंडिया फंडिंग नहीं कर रहा है, डीले कर रहा है, तो हमारी तरफ से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, ऐसा ईरान का आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर। लेकिन हमारा कहना ये है कि ईरान ने ही हमसे कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं, ईरान की तरफ से ही जो स्टेप्स ऐसे कुछ नहीं लिए गए ताकि प्रोजेक्ट्स तेजी से चले, ये इंडिया का कहना है। और अब इस समय दोबारा से क्या हुआ है, कल की न्यूज़ ये है कि ओएनजीसी की आर्म है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि फरजाद बी गैस फील्ड है ईरान में, उसमें इन्वेस्टमेंट था हमारा, तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को वहां से बाहर कर दिया है ईरान ने। ये ऐसा इसलिए करा है क्योंकि ईरान और चाइना के बीच में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, $100 मिलियन, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में रहा था। तो चाबहार पोर्ट आपको पता होना चाहिए, ईरान में है, ठीक है। ज्योग्राफी वाइज भी हमने इसे पूरा परसों के द हिंदू के एनालिसिस में पूरा डिस्कस करा है। उसके अलावा ये उसकी डिटेल है जो अभी हमने डिस्कस करा, ओएनजीसी आर्म विदेश लिमिटेड। ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो ये उसकी डिटेल है पूरा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया का कहना यह है कि चाबहार पोर्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 2018 में जब से ये डेवलप हुआ है, बहुत सारे शिप्स और बहुत लाखों टन जो कार्गो है उसे हैंडल कर चुका है चाबहार पोर्ट। उसके अलावा यूएस ने ट्रैवल बैन लगाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है जो चाइना में रूल कर रही है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स, उनके फैमिलीज के ऊपर ट्रैवल बैन लगा है यूएस में। तो ये एक न्यूज में रहा, क्योंकि चाइना और यूएस में के बीच में हम ऐसा कह सकते हैं कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे के ऊपर वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, कई बार उनके एम्बेसडर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बहुत ज़्यादा टफ है चाइना के अगेंस्ट। तो ये एक लगातार न्यूज़ में है। तो कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में रूल में आई थी। 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था। 1949 के बाद से अब तक चाइना में इलेक्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट रूल है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट्स बनाने जैसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है वर्ल्ड में। उसके अलावा देखिए, अभी हमने डिस्कस करा था कि 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन के थ्रू कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई थी। तो 1949 से पहले जो लोग चाइना में रूल कर रहे थे, तो वो लोग भागकर ताइवान चले गए। तो चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट हुआ था और खून की नदियां बहाई गई थी वहाँ पर खून खराबा बहुत हुआ था, और वहाँ जो रूल कर रहे थे चाइना के, वो ताइवान भाग चुके थे। तो वो वहाँ से क्लेम करते हैं कि हम एक्चुअल में चाइनीज़ हैं। तो वहाँ पर उसके बाद से 1949 के बाद से चाइना में कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। और ताइवान की हेल्प कौन करता है? यूएस बहुत हेल्प करता है। तो आपको बस ये समझना है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अगर चाइना का दुश्मन ताइवान है, ठीक है, और चाइना का दुश्मन यूएस भी है, तो ताइवान और यूएस दोस्त हो गए। तो ताइवान की हेल्प यूएस बहुत करता है। तो चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स करी हैं अगेंस्ट चाइना की जो भी थ्रेट है, उसमें यूएस उसे काफी हेल्प कर रहा है। तो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ताइवान सोल्जर्स दिखा रहे हैं, यूएस मेड जो गन्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको नोट्स एज सच नहीं बनाने, बस आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझने हैं कि कौन किसका दोस्त क्यों है और किस लिए है। उसके अलावा हमारे पास न्यूज में है, इंश्योर फ्री फेयर डेप्ट रिकवरी प्रैक्टिसेस। आरबीआई ने एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो आरबीआई ने एआरसी को बोला है कि फेयर डेप्ट रिकवरी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें समझना है एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बेसिकली ऐसे बैड लोन्स होते हैं जब कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए लोन पेमेंट में या इंटरेस्ट पेमेंट में, और 90 डेज का टाइम पीरियड होता है। 90 दिन तक अगर कस्टमर की इंस्टॉलमेंट नहीं आती, तो 90 दिन के बाद वो पैसा जनरली एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। वो अलग बात है कि कई बार जैसे कोरोना की वजह से सरकार ने ये जो कंडीशंस है 90 दिन वाली, उसे 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया है। तो समझ लो ये 9 महीने हो गए, क्योंकि मोरेटोरियम दे रहा है आरबीआई। मोरेटोरियम का मतलब है कि आप अगर अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भी देते हो, तो भी आपका पैसा एनपीए की कैटेगरी में नहीं आएगा। और फिर क्योंकि वो जो 3 महीने का जो टाइम पीरियड है, वो सीधे फिर 9 महीने चला जाता है। पहले 3 महीने का मोरेटोरियम दिया था, अब 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एनपीए का मतलब है बैड लोन, जब कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए, वापस ही नहीं दे रहा है जो भी लोन बैंक से लिया है। अब बैंक उस लोन की रिकवरी के लिए क्या करता है? बैंक या तो खुद रिकवरी प्रोसीजर करेगा, केस चलाएगा, ठीक है, या फिर बैंक क्या करता है, जब मान लिया जैसे बैंक ने 200 करोड़ लोन की रिकवरी करनी है और बैंक को कैश की जरूरत है और रिकवरी में काफी टाइम कंज्यूम होता है, तो बैंक अपने 200 करोड़ के लोन की रिकवरी को एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देता है। तो 200 करोड़ की रिकवरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद लेती है, कितने में? मान लिया 170 करोड़ में। तो बैंक उसे 170 करोड़ में बेच देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कैश की शॉर्टेज होती है कई बार बैंक्स को, और अपनी बैलेंस शीट को भी क्लियर करना होता है। तो 170 करोड़ में वो बेच दिया। हालांकि 200 करोड़ की लोन की रिकवरी करनी थी, लेकिन 170 करोड़ में बेच दिया एआरसी को। अब एआरसी 200 करोड़ ही रिकवर करेगा। हो सकता है वो 180 करोड़ रिकवर कर पाए या 190 करोड़ रिकवर कर पाए, तो उससे एआरसी को भी फायदा होता है और बैंक को भी ये फायदा होता है कि उनकी जो कैश शॉर्टेज के टाइम पर जो क्राइसिस चल रहा था, वो क्राइसिस खत्म हो गया, क्योंकि एआरसी ने उनका जो एनपीए है वो खरीद लिया है। तो ये एआरसी का काम होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी।
अब ऐसा भी हो सकता है एआरसी रिकवरी के लिए जिन लोगों ने लोन लिया है, जो डिफॉल्टर बने हैं, उनके साथ मारपीट करे, धमकियां दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आरबीआई ने यही एआरसी को कहा है सही तरीके से रिकवरी की जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से पैसा एनपीए की कैटेगरी में जा सकता है। तो ऐसा ना हो एआरसी मारपीट करे और धमकियां दे लोगों को, और भी मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें। ठीक है, ये तो एक मारपीट वाली कंडीशंस तो अलग होगी। उसके अलावा वो अलग अलग रीजंस होते हैं, लीगल तरीके से भी एक्सप्लॉइट किया जाता है अपने कस्टमर्स को जो डिफॉल्टर बन चुके हैं। तो ये आरबीआई ने कहा है। उसके अलावा ये हमने लास्ट में डिस्कस करा था, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर डेली डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट न्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर की डेली रहेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हमारे पास जुडिशियल रिव्यू कांट बी डन प्रायर टू स्पीकर्स डिसीजन। आपको एक तो ये समझना है कि राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए हैं, विधानसभा में मेंबर्स हैं। सरकार किसकी बनेगी? जिसके पास 50% से ज्यादा 101 होंगे, उसकी गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, अब कांग्रेस के पास अराउंड 107 है, बीजेपी के पास शायद 172 या 73 हैं, तो कांग्रेस के पास, हमारे पास इतने हैं। अब हुआ क्या, उनके लगभग 19 एमएलए ने विद्रोह कर दिया है। सचिन पायलट जिनको लीड कर रहे हैं वो दिल्ली में चले गए थे। ठीक है, तो उनकी 19 सीटें कम हो जाएगी, तो उनकी जो सरकार है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी। उनके पास रिक्वायर्ड नंबर 101 नहीं होगा कांग्रेस के पास, तो हो सकता है उनकी सरकार गिर जाए। अब हुआ क्या कि इन 19 एमएलए को वहां का जो विधानसभा का स्पीकर है उन्होंने जो है नोटिस भेजा है कि भाई तुम्हारा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तुम्हारी मेंबरशिप को। तो उनकी मेंबरशिप जा सकती है 19 एमएलए की। तो मेंबरशिप जाने से क्या होगा, उन 19 एमएलए की मेंबरशिप जाने से, और ग्राउंड क्या बनता है, मेंबरशिप उनकी चली जाएगी। तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1985 में। उससे रिलेटेड डिटेल्स क्या हैं पहले आपको समझना है कि डिफेक्शन क्या है। डिफेक्शन का मतलब है अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं कांग्रेस से इलेक्शन जीत कर आया हूं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लूं, या बीजेपी में जीत कर आया हूं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लूं, तो इसे बोलते हैं डिफेक्शन कर देना, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकता है, क्योंकि जो एमएलए है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके डिफेक्शन करने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। या तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, उसे खरीद लिया होगा, ठीक है, सामने वाली पार्टी ने 10 करोड़ 5 करोड़, एक रीजन ये हो सकता है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से खुश ना हो, उसके एम्बिशंस हो, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफेक्शन का ग्राउंड जो बनाए हुए हैं वो 3 बनाए हुए हैं, 3 रीजन खासकर बोले गए हैं कि डिफेक्शन किस वजह से कर सकते हैं। एक तो सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट, सबवर्जन मतलब वो धोखेबाजी होती है इलेक्टोरल मैंडेट का, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के जो कांग्रेस का हाथ का निशान है उस पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो लोगों ने कांग्रेस के नाम पर हमें वोट दिया और हम एमएलए बने, और इलेक्शन जीतने के बाद हम कांग्रेस को छोड़कर चले जाएं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा होगा। एक तो ये रीजन है, उस पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन जीत रहे हैं उसके साथ धोखा है। दूसरा, ये नॉर्मल फंक्शनिंग जो गवर्नमेंट की होती है उसे इफेक्ट करता है, क्योंकि आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम का मतलब है पहले आप एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीते, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर कुछ दिन के बाद तीसरी पॉलिटिकल पार्टी, अब ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी। तीसरा क्या है कि हॉर्स ट्रेडिंग को भी प्रमोट कर सकता है जो डिफेक्शन है। तो इसलिए डिफेक्शन के लिए हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड किया गया, ओरिजिनली 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में। तो ऐसे केसेस में जो कोई भी मेंबर ऐसा करता है उसकी मेंबरशिप चली जाती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बोला है, वर्डिक्ट क्या है, क्योंकि जो 19 एमएलए थे कांग्रेस के वो कोर्ट जा चुके हैं कि हमें स्पीकर हमें जो है हमारी मेंबरशिप खत्म कर सकता है, तो हमें नोटिस जारी कर दिया गया। तो कोर्ट का कहना यह है कि स्पीकर का डिसीजन जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, स्पीकर का डिसीजन अभी अंडर प्रोसेस है।
तो जब स्पीकर का डिसीजन अंडर प्रोसेस है उस समय हम जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते, स्पीकर को नहीं रोक सकते। पहले स्पीकर कुछ डिसाइड तो कर ले कि तुम्हारी मेंबरशिप रहेगी या जाएगी। जब स्पीकर अपना फाइनल डिसीजन देगा उसके बाद हमसे कोर्ट में बात करना। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो यहीं पर ये लिखा हुआ एक पुराना भी वर्डिक्ट था, वो पुराने वर्डिक्ट में भी ऐसा ही कहा गया है कि होतो होलोहन केस था नागालैंड का 1992 का एक वर्डिक्ट, उसमें भी यही कहा गया था कि स्पीकर का जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये लगातार न्यूज में था, ये हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर एक ऐसी न्यूज जिससे आपके नॉलेज बूस्टर होगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो वही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो किसी वजह से पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें न्यूज में रही हों। थैंक यू स्टूडेंट्स।